हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जॉब पर लगते ही अजय के माँ बाप ने कान पकड़कर उसकी शादी करवा दी। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा नहीं थी, मगर जिस लड़की से हुई उससे करने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इस मामले में मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जब माँ बाप के फैसले से असहमत जताता है, घर वाले इस सुबह से ग्रसित हो जाते हैं कि कहीं इसका किसी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत का चक्कर तो नहीं चल रहा। बातें कार के अंदर चल रही थी। अजय एवं उसका परिवार लड़की देख के अपने घर लौट रहा था। देख के क्या बल्कि कहिए शादी तय करके लौट रहे थे। अजय की माँ को भी यही लगा, ये लड़का किसी दिन अचानक अपनी प्रेमिका को लाकर सामने खड़ा कर देगा। कौन है वो लड़की? माँ के मुंह से यही बोल निकले, कौन लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है? मुझे क्या पता, तुम ही ढूंढ रही हो ना बहू, तो ढूंढो, लेकिन इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों, क्या खराबी है लड़की में? उसके पिताजी ने टोका। बेटा, इस मामले में बड़ों की बात सुनना समझदारी है। माँ ने कहा, अभी सब कुछ हो चुका है, हमने लड़की वालों को हाँ कर दी है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक ही दिन में कोई शादी की बात कर लेता है। आप लोगों ने मुझे पूछा तक नहीं और हाँ कर दी। ये क्या बात हुई? अरे बेटा, पर तूने लड़की तो देखी, उससे बातें भी की, वहाँ तूने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या माँ, क्या बात कर रही हो? वहाँ मुझे कोई अकेला छोड़ने को राजी ही कहाँ था। और आप लोगों को तो फुर्सत भी नहीं थी कि एक बार बेटे से पूछ लें। अकेले मिलता आपसे तभी तो कहता। उनके सामने तो चिल्ला नहीं सकता था कि मुझे लड़की पसंद नहीं। जवाब देकर मुकर जाना अजय के बाप को हरगिज मंजूर नहीं था। रिश्तेदारी में नाम खराब करना उनके लिए असहनीय था, जबकि असलियत ये थी कि कुछ रिश्तेदारों को उनका नाम भी सही से नहीं पता था। अंत में हमेशा की तरह अजय के बाप का वही लंबा भाषण चला, जिसके बाद अजय कभी कुछ बोल ही नहीं पाता था। अब कुछ नहीं हो सकता था, जो हो गया सो हो गया। भगवान की इच्छा के बिना आज तक कहीं कोई शादी हुई है क्या? बेटा, जिसका जिसके साथ लिखा हुआ है, कुछ भी कर लो, होकर रहता है। लड़की का गुणज्ञान ही हमेशा रहता है और बढ़ता रहता है। लव मैरिज वालों का कुछ साल बाद क्या होता है वो सबको पता है। क्यों तलाक की नौबत आ जाती है? रूप से एक दिन मोह खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वभाव और गुण से मोह कभी खत्म नहीं होता। जो तुम आज सोच रहे हो वो बहुत पहले ही किसी ने सोच लिया था। रूप और गुण में हमेशा गुण का पलड़ा ही भारी रहा है। तुम तो पढ़े लिखे हो, सब जानते हो। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं। जो मिल रहा है उसे अपनाओ। अजय कुछ और आपत्ति जताता, उससे पहले उसके पिताजी ने कुछ देर के मौन के बाद जोर से कहा, बेटा, तेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय किया था और तुम्हारा मैं तय करूँगा। अजय को लगा जैसे ये बात उसके बाप ने खुन्नस में कही। खैर, जो भी हो, अब कुछ उपाय नहीं था। घर से भागने के बारे में उसने सोचा, लेकिन ये बड़ा हंगामा खड़ा करने जैसी बात थी। ये सोचकर कि जब उसके माँ बाप को पता चलेगा उनका बेटा भाग गया है तो क्या होगा। अजय सिहर उठा। अनमने ढंग से ही सही, अब वो शादी के कामों में रुचि दिखाने लगा। वो जान गया था कि उसके होने वाले ससुर ने अचूक चाल चली है। माँ बाप के लिए भारी दहेज के सामने पुत्र की इच्छा की कोई कीमत नहीं। आखिर बड़े बूढ़े ठहरे यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए बैठे हैं। दुनिया की रीत से भली भांति परिचित है। आज के युग में धन का ही मोल है, बाकी कोई कुछ नहीं पूछता। गधा धनवान हो तो घोड़ों में भी शामिल हो सकता है, और घोड़ा गरीबी का मारा हो तो गधे भी उसे दुत्कार दें। लेकिन अजय को धन का मोह कम ही था। वह तो रूप का दीवाना था। धन किसी को दिखा नहीं सकते, रूप ही है जो दिखता है और तारीफें भी देता है। शादी का तामझाम खत्म हुआ। दोस्त रिश्तेदार बधाई देकर अपने घर को लौट गए। जैसा कि अजय को पहले से ही अनुमान था, उसकी धर्मपत्नी मात्र धन ही लेकर आई थी। रूप उसमें अंगुल भर भी नहीं था। गुण की परवाह भला नई नई शादी में कौन करता है? घर परिवार संभालना ही अगर स्त्री का गुण है तो ये गुण तो सभी पत्नियों में बराबर मात्रा में होती है। हाँ, आगे जाकर पति को उसके माँ बाप और भाई बंधुओं से अलग कर देना भी पत्नी का एक विशिष्ट गुण है, जिसे जो समझना हो समझे। मगर अजय के लिए गुण से ज़्यादा महत्व रूप का था।
शादी से पहले कई बार माँ बाप के ज़बरदस्ती के कारण अपनी पत्नी से बातचीत कर चुका था और उसे इशारों इशारों में जता चुका था कि वो इस शादी से खुश नहीं है और इस बात को शायद वो भी समझती थी। पहली रात को अजय उसकी तरफ पीठ किए सोया रहा। वो कुछ देर बैठी रही। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि से उसे अपने पीठ पर घूरते महसूस हो रही थी, मगर उसने कमाल की सहनशक्ति दिखाई और पड़ा रहा। जाने कब उसे नींद आई और कब उसकी पत्नी सोई, अजय को कुछ पता नहीं। सुबह नींद खुली तो सामने पत्नी का चेहरा था। उसका मन खिन्न हो गया। कहाँ वो सौंदर्य प्रेमी और कहाँ एक कुरूप मुखड़ा, गेहुआ रंग, छोटी छोटी आंखें जो बंद थी, तोते सी नाक जो बड़ी विचित्र मालूम पड़ती थी, मोटे टेढ़े ओठ और छोटी सी गर्दन। एक लंबी सांस भर कर वो बाहर निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब भी वो बात करना चाहती अजय बाहर भागता, उससे निगाह मिलाने की चेष्टा तक नहीं करता। बिस्तर पर जब कभी वो हाथ पकड़ती या पीछे से उसके कंधे पर अपना सर रखती, वो हल्के से झिड़क देता और तंग ना करने को कहकर नींद के आगोश में चला जाता। उसने अब माँ बाप से भी बात करना कम कर दिया था। उसे मालूम होता मानो उन्होंने उसका सारा जीवन ही नष्ट कर दिया हो। अजय बिजली विभाग में नौकरी करता था। शादी से पहले शाम होते ही घर पहुंचकर उसे चैन मिलता था, मगर अब घर आते ही ऐसा लगता मानो किसी नरक में आ पहुंचा हो। चुपचाप खाना खाकर छत पर टहलने के बहाने चला जाता और तब तक अपने कमरे में नहीं जाता जब तक उसकी पत्नी सो नहीं जाती। उसने घर से दूर अपने ट्रांसफ़र की अर्जी विभाग में दे दी थी। दुआ कर रहा था कि भगवान इतनी दूर किसी कोने में पटको कि दोबारा घर आने में साल भर लग जाए, मगर ये मुमकिन नहीं था। तबादला उसी ज़िले में ही कहीं हो सकता था और फिर नई नौकरी वालों की बात कौन सुनता है। अंत में गांधी जी के सहारे बड़े साहब ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हुए। ये उनका पहला अवसर था जब कोई घर से दूर ट्रांसफ़र की अर्जी दे रहा था। सो अचंभित होकर उन्होंने दूसरे दफ्तर में एक सप्ताह के अंदर ज्वाइन करने के लिए चिट्ठी निकाल दी। अजय ने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को छुपाते हुए दुखित स्वर में माँ बाप को ये सूचना दी। नौकरी तो छोड़ी नहीं जा सकती ना, सो उसने अपना सारा सामान रात को ही बांध लिया। माँ ने उसे पत्नी को भी साथ ले जाने का सुझाव दिया, जिसे उसने एक कहकर ठुकरा दिया कि पहले वहाँ कोई ठौर ठिकाना ढूंढ लूँ, फिर देखूँगा। बेचारी कहाँ मेरे साथ भटकती रहेगी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था वहाँ सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। उसकी पत्नी तुरंत बोल पड़ी, आप भटक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, एक से भले दो। मगर माँ को बेटे का विचार ही अच्छा लगा। नई बहू का इस तरह परेशानी में पड़ना अच्छा नहीं। कुछ दिन बाद जब सब व्यवस्थित हो जाए तो चले जाना। उस रात अजय को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह सुबह घर से निकल गया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी रोती रही। वह जानती थी कि ये सब उसके पति ने जानबूझकर किया है। वह उसकी पीठ को घूरती रही। अजय ने मुड़कर देखना तक भी जरूरी नहीं समझा। जिससे पीछे छुड़ाने के लिए भाग रहा था उसे मुड़ मुड़ कर देखने का कोई तुक नहीं था। मगर अर्चना के लिए वह मात्र एक पीठ नहीं बल्कि उसकी हसरतें थी जो अब उसकी पकड़ से दूर जा रही थी। वो दूर तक अजय को जाते हुए देखती रही। ओझल होने के बाद भी वो किसी सोच में गुम सूनी सड़क को घूरती हुई खड़ी रही। उसे तब होश आया जब उसकी सास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाम तक अजय नए कस्बे में पहुंच चुका था। दफ्तर गया तो वहां ताला जड़ा था। सरकारी क्वार्टर की चाबी अगले दिन ही मिल सकती थी। सो उसने एक सस्ते होटल में रात गुजारी। बहुत ही सुकून की नींद सोया हो। उसे किसी पिंजरे की कैद से मुक्त पक्षी सा महसूस हो रहा था। वो भूल गया कि वो शादीशुदा है। यहाँ रहते अजय को अब 2 महीने से ऊपर हो गए, मगर उसने घर की कोई सुध नहीं ली। हाँ, कभी कभार फ़ोन पर माँ से बात हो जाती है। वो कई बार उसे अपने पत्नी को साथ ले जाने की बात कह चुकी है, मगर वो कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा। अब उसे एक नई तरह की आज़ादी का एहसास होता था। माँ बाप ने तो घर में ही बांधे रखने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। सुंदर बीवी होती तो शायद वो भी वहीं पड़ा होता। उसे ये समझ नहीं आता कि कैसे एक कुरूप युवती के साथ कोई अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। दोस्त लोग देखेंगे तो मन ही मन खूब हंसेंगे कि अच्छी जोड़ीदार मिली है। शादी से पहले तो खूब डींगे हाँकते थे, अब निहारते रहो उसका अप्रतिम मुखड़ा।
सभी तो यही समझेंगे कि दहेज के लालच में जनाब बदसूरती की खान को अपने गले में लटकाए बैठे हैं। बात कुछ सही भी है। उसे लगता माँ बाप की हर बात मानकर उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही चौपट कर दी थी। खैर, अब उनसे दूर रहकर कुछ राहत थी। जिन कामों से छुटकारा पाने के लिए उसने शादी के सपने भरे थे, अब वही काम उमंग के साथ खुद करता। खाना बनाता, कपड़े धो लेता और खुद ही क्वार्टर की साफ सफाई भी कर लेता। रोज शाम बाजार में घूमता और नजरें बचाकर सौंदर्य पान करता। उसे महसूस होता दुनिया में सुंदरियों का अभाव नहीं, लेकिन उसके ही नसीब में वो मनहूस लिखी थी। उसे बड़ी कोफ्त होती। कभी कभी एक शाम उसके सहकर्मी सचिन ने उसे अपने घर चाय नाश्ता के लिए आमंत्रित किया। अजय के लाख मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। उसकी धर्म पत्नी को देखकर उसे यही लगा कि सचिन और वो एक ही नाव के सवारी हैं। हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान सचिन और उसकी काली नाटी चपटी मुखाकृत वाली बीवी में कोई मेल नहीं था। ओह हतप्रभ होकर उस हंसमुख दंपति को देख रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम झलक रहा था। उसे उनमें वास्तविक भावना नजर आई। सचिन अपनी बीवी के हर काम में हाथ बटा रहा था। उनमें मनमुटाव का कोई सुराग अजय के हाथ नहीं लगा। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि विदा लेते वक्त उसने सचिन से पूछ ही लिया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है। सचिन से जवाब मिला, एकदम स्वर्ग जैसा। अजय अपने ठिकाने पर लौट आया। रास्ते भर यही सोचता रहा था कि सचिन ने सच कहा या बस औपचारिक जवाब दिया। जो भी हो, अजय को सचिन एक मजबूर आदमी ही जान पड़ा, जो जख्म की असहनीय पीड़ा को अपनी फीकी मुस्कान की आड़ में छुपा रहा था। एक ऐसा आदमी जिसका महफिल में मजाक बन गया हो, मगर अपनी झेप मिटाने के लिए वो खुद भी सबके साथ अपने ऊपर हंस रहा हो। लेकिन वो सचिन नहीं है। ऐसा दिखावटीपन उसके वश की बात नहीं। इसी तरह कैसे 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। पहले अजय को उसकी माँ कहती, बेटा कब तक अकेला रहेगा, बहू को ले जा अपने साथ। अब सुर बदल गया था। माँ जी कहती, बेटा अजय घर आ जा, कितने दिन हो गए। वह गोलमोल जवाब देकर, कभी गुस्सा होकर तो कभी काम के बोझ का हवाला देकर टालता रहा। एक बार माँ जी रोई, फिर भी वो नहीं गया। उसने एक तरह की जिद पकड़ ली कि आखिर उन्हें पता तो चले बिन मर्जी की शादी कराने का मजा क्या होता है। उसकी माँ भी अब पछतावा करती थी। इस शादी ने बेटे को उनसे दूर कर दिया था। अजय पैसे बराबर हर महीने भेजता था, मगर माँ के लिए इनका महत्व कुछ नहीं था। क्या भूल हुई प्रभु, जो बुढ़ापे में बेटे की सूरत देखने को तरसना पड़ रहा है। माँ जी कभी कभार जबरदस्ती बहू को फ़ोन पकड़ा देती कि ले बात कर, लेकिन अजय के मुंह से सिवाय हाँ हूँ के अलावा कुछ नहीं निकलता। उसकी बीवी सारी बात समझती थी, लेकिन अजय से कह नहीं पाती, क्योंकि शादी के बाद अजय ने उसे कभी करीब आने ही नहीं दिया था और सीधे सीधे अचानक कहना अर्चना को ठीक नहीं जान पड़ता था। एक दिन की बात है, उसका ममेरा भाई विक्रम उसके दफ्तर में दिखा। विक्रम और उसकी अच्छी जमती थी, ये बात सभी लोग जानते थे। अजय को लगा अंत में माँ ने घर बुलाने का ये उपाय किया है, लेकिन उसे क्या पता था कि गुल खिल चुका है, बाग लुट चुका है। विक्रम उसे दफ्तर से बाहर ले गया। उसने वो खबर इस तरह भूमिका बांध कर सुनाया मानो किसी सबसे प्यारे इंसान की मौत की खबर सुना रहा हो। उसे आशा थी कि अजय भैया तो सुनकर कहीं गिर ना पड़े, लेकिन अजय ने उसे निराश किया। क्या मेरी बीवी भाग गई? चलो अच्छा ही हुआ, बाला टली। अजय को इस खबर से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे उसे खुशी ही हुई। मन ही मन बोला, धन्य हो प्रभु, अपने आप पीछे छूटा, जान बची। क्या बात है अजय भाई? उसे मन ही मन मुस्कुराते देख उसके ममेरे भाई ने आश्चर्य से पूछा, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बोल क्या खाएगा, इतनी अच्छी खबर लेकर आया है। क्या बात कर रहे हो अजय भाई? विक्रम उसे देखता रह गया। आपको अभी घर निकलना चाहिए। भाभी के घर वाले आपके घर गए थे, खूब हंगामा करके गए हैं और दहेज वापस मांग रहे हैं। हाँ, तो उनके मुंह पे मार फेंकेंगे? कोई कुबेर का खजाना दे दिया था क्या? और उनमें शरण नाम की चीज बची है कि नहीं? एक तो उनकी लड़की नाक कटा गई और ये लोग हमें ही आंख दिखा रहे हैं। बात उससे भी बड़ी है भाई, रिश्तेदार लोग कह रहे हैं आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आपके ससुर ने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। फूफा फूफी को खूब सुनाया उस बुढ़े ने कि आपको क्या हक है एक औरत के सपनों को कुचलने का।
दहेज के लालच में ब्याह का स्वांग रचने की क्या जरूरत थी। विक्रम ने असली बात अब जाकर बताई। अजय को बात समझ में भी आ गई। उसका आग बबूला हो उठना उचित था। उसके पुरुषत्व को चुनौती दी गई थी। उसका ससुर घटिया इंसान था, ये बात उसे मालूम थी, लेकिन इतना बड़ा कमीना है, इस बात का विश्वास उसे आज हुआ। कब की बात है ये? मुझे तो कुछ खबर नहीं है। परसों ही तो ये सब खेल हुआ है। आप फोन उठा ही नहीं रहे तो कोई कैसे बताए? अरे हाँ यार, अजय को याद आया कि उसने फ़ोन खामोश करके दाल के डिब्बे में डाल दिया था। और फूफी या फूफा भी आपको क्या कहते? आप तो उन्हीं को दोष देते कि आप लोग अपनी पसंद का बहू लेकर आए हो। खुद समझो, वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं जो कर सकते हैं। फिर विक्रम ने कान में फुसफुसा कर कहा, भाभी बड़ी मौज में है भाई, उनको लड़कों की क्या कमी। अजय का कलेजा धक कर गया। वो खुद को किसी बेवकूफ़ सा अनुभव कर रहा था। उसी भाव से वो अपने ममेरे भाई को बस घूरता रहा। विक्रम को अजय के चेहरे पर अब जाकर वो भाव दिखे जो वो देखने की उम्मीद कर रहा था। वो अभी कहाँ है? अजय का चेहरा दमक रहा था। कौन? भाभी जी। अपने मायके में उनका बाप ले गया और उनकी दूसरी शादी करवाने की तैयारी में जुट गया है, वो भी उसी मजनू के साथ। क्या साला कैसा बाप है बे? अजय को सदमा सा लगा। इतना सब कुछ हो गया और उसे मालूम ही नहीं। बाप बेटी ने मजाक बनाकर रख दिया है उसका। उस बुढ़े की खबर तो लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी लोमड़ी शक्ल वाले लोग कमीने होते ही हैं। बुढ़ा तो लोमड़ी का भाई लगता है। कहाँ जाएगा ये गुण? जैसा बाप वैसी बेटी। रुक लोमड़ियों, जरा पहुँचने दो वहाँ। अजय को चुप देखकर विक्रम बोला, चलिए भाई जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे तो मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना था, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाकर उनकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। नहीं यार, तू दिल्ली जा, इनके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उसकी गर्दन दबोच के माँ बाबूजी के पैर में नहीं डाल दिया तो कहना। उसकी इतनी हिम्मत कि हमें बेवजह 4 बातें सुनाकर चल दे। विक्रम चला गया। अजय ने उसके सामने बड़ी बहादुरी से कह तो दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दफ्तर में वो कुछ देर किसी तरह शांत बैठा रहा, मगर फिर अपने क्वार्टर चला गया। माँ को फ़ोन किया। खबर पक्की थी। उसके भूतकालिक ससुर ने उसके बाप का बड़ा अपमान किया था। उसकी माँ ने तो कह दिया, पिताजी का सम्मान लेके आओगे तो घर आओ, वरना मत आओ। अजय का बदन क्रोध से सुलग उठा। उस बुढ़ऊ की हिम्मत कैसे हुई उसके पिताजी की बेइज्जती करने की। इधर बीवी बेवफा निकली, उसका दर्द कुछ अलग था। आदमी बीवी को अपनी संपत्ति समझता है और इस संपत्ति को किसी दूसरे हाथों में देखना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही बीवी से उसकी ना पड़ती हो। अजय ने सोचा ही नहीं था कि उसकी कुरूप पत्नी का भी कोई आशिक होगा। कितनी शरीफ बनती थी। एक ही बार में आखिरकार शराफत का चोंगा उतर गया। आखिर वो एक स्त्री है, उसके लिए किसी को जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ तो तुम सोच रहे थे कि उससे दूर भागकर तुम्हें चैन मिलेगा, लेकिन सच ये है कि वो खुद भी यही चाहती थी। तुम तो उसके रास्ते का कांटा थे और उससे दूर जाकर तुमने खुद उसका रास्ता साफ कर दिया। खुद को बड़े चालाक समझ रहे थे, निकले मूर्ख राम। खुद तो अकेले कपड़े धोते रहे, खाना बनाते रहे, क्वार्टर साफ करते रहे और उसे गुलछर्रे उड़ाने के लिए छोड़ा है। तुम यहाँ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और वहाँ वो मज़े से प्यार की पींगे बढ़ा रही थी। अजय को अपने मन में शैतान के खिल्ली उड़ाने वाले ठहाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तन बदन में आग सी लग गई। अब उसे जल्द से जल्द बस उस सड़ियल बुढ़े के पास पहुंचना था और उस कुरूप लड़की से भी हिसाब चुकता करना था। भले वह दूर था, बात नहीं करता था, लेकिन सास ससुर तो थे, उनका तो ख्याल करना चाहिए था। खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख तकलीफ नहीं, फिर भी ऐसा कांड कर दिया। पति नाराज है तो उसे मनाओ। ये क्या बात हुई कि पुराने यार के साथ भाग निकलो। सुबह तड़के वह बस से ससुराल की ओर निकल पड़ा। पहुंचकर वहां क्या देखता है, चारों ओर सजावट हो रही है। ढेर सारे मुफ्त को रिश्तेदार जमा हैं। उसे देखते ही उसकी सास हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अजय कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे भोजन परोस दिया गया। बेचारा किसी तरह निवाला हलक से नीचे उतारता गया और झटपट खाना खत्म कर लिया। तब तक उसके ससुर जी सामने आ गए। अजय का चेहरा देखते ही मुस्कुराकर बोले, दामाद जी, तलाक के बारे में आपको जो भी बात करना हो बेटी से कीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा।
अजय अंदर ही अंदर उबल रहा था। भ्रम, साला भ्रम। बेटी की दूसरी शादी कराने निकला है, चेहरे पर एक पैसे का शर्म नहीं है। देखो साले का थोबड़ा पूरा का पूरा लोमड़ी है, हंसता है तो भेड़िए लगता है। आपको भी मेरे बारे में बहुत बड़ा भ्रम है। कहाँ है वो? अजय भड़क कर पूछा। उसके ससुर ने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया। उधर कहाँ? पेड़ के ऊपर? अजय ने कहा। बेटा वो बगीचे में है, जवाब उसकी सास ने दिया। अकेले ही है ना? अजय ने व्यंग किया। उसकी सास ने किसी को आवाज़ देकर कहा, जाओ अर्चना को बता दो अजय आए हैं। अर्चना तब 12 साल की थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी जब उसे यह एहसास हुआ कि वह खूबसूरत नहीं है। स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था और उसे उसकी सहेलियों ने मजाक उड़ाते हुए भाग लेने से भी मना कर दिया। अर्चना से पढ़ाई में पीछे रहने वाली गरिमा ने कहा, बड़ी आई ब्यूटी कॉन्टेस्ट करने वाली, पहले राउंड में ही निकाल दी जाएगी। अपनी बेइज्जती खुद क्यों कराना? प्रिया को सबका मजाक बनाने में बड़ा मजा आता था। बोली, तेरी नाक तो तोता जैसी है और आंख चूहे जैसी। कहकर हाथ से मुंह दबाते हुए हंसने लगी तो बाकी सब भी हंस पड़े। अर्चना की पक्की सहेली राधिका ने सबको आड़े हाथों लेते हुए अर्चना का बचाव किया। वो अत्यंत खूबसूरत किसी विदेशी डॉल जैसी दिखती थी। उसका रंग बड़ा अलौकिक था, दूधिया गुलाबी कह सकते हैं, जो चेहरे और गले की नीली हरी नसों के साथ मिलकर अनोखा सौंदर्य बोध उत्पन्न कर देती थी। बड़ी बड़ी हल्की भूरी रंग की आंखें, लंबी और ऊंची सुंदर नाक, कमानदार तीखी पतली भौहें और गुलाब की पंखुड़ियों सी होंठ, लचीली ग्रीवा और ऊंचा मस्तक। बालपन की मासूमियत ने उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा दी थी। राधिका ने नहले पे दहला मारा। ओह देखो, वो कौन चली है दूसरे ऊपर हंसने, जिनका खुद का चेहरा बंदरिया सा लगता है। दूसरों को देखना छोड़कर आईने में कभी खुद को भी देख लो। सभी लड़कियां चुप हो गई। राधिका की बराबरी करना उनके बस की बात नहीं थी। सब ने आशा भरी निगाहों से हमेशा अकेली रहने वाली मनोरमा को देखा, जो राधिका की तरह ही खूबसूरत थी। मनोरमा ने सबकी ओर से मोर्चा संभाला। उसे अर्चना से चिढ़ थी, क्योंकि वो राधिका को अपने दोस्त के रूप में देखना चाहती थी। बोली, हाँ वो बंदरिया है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की उम्र नहीं रही। संभवतः अनजाने में उसने दोनों पक्षों को ताना मार दिया। राधिका से भी कुछ कहते नहीं बन पड़ा तो बोली, अगर अर्चना नहीं होगी तो मैं भी इसमें नहीं रहूँगी। वहाँ सबके सामने तो अर्चना को राधिका ने बचा लिया, लेकिन अर्चना अपने मन के अंदर खुद को घायल महसूस कर रही थी। घर पहुँचते ही उसने अपना स्कूल बैग एक कोने में फेंका और बिस्तर पर औंधे मुंह होकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर वह जिद करने लगी कि मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। अब इसका क्या जवाब दिया जाए। उसकी माँ उसे बगीचे में ले गई और बोली, इनमें सबसे सुंदर फूल कौन सा है? अर्चना के लिए बताना बहुत आसान था। चंपा, चमेली, अपराजिता, गुड़हल, गुलाब, कुमुदनी, गेंदा आदि फूलों में उसे रक्तिम गुलाब ही पसंद था। उसकी माँ ने कहा, गुलाब ही क्यों? नीले अपराजिता सुंदर नहीं है? अर्चना ने देखा अपराजिता फूल भी अति मनमोहक लग रहे थे। वो बोली, ये भी सुंदर है, लेकिन मुझे एक गुलाब पसंद है। उसकी माँ ने फिर सवाल किया, वो सफ़ेद गुलाब क्यों नहीं? वो हल्का गुलाबी रंग वाला क्यों नहीं? एक गहरा लाल ही क्यों पसंद है तुम्हें? अर्चना को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्या बोलना चाह रही थी। वो बोली, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, कोई भी फूल अपने आप में बहुत सुंदर है, ये तो देखने वालों पर निर्भर है कि वो किसे सुंदर कहता है। जो तुम्हारे लिए सुंदर है वो मेरे लिए खराब हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए बदसूरत है वो मेरे लिए सुंदर हो सकता है। अच्छा बताओ तो ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। तो फिर भगवान जी किसी को खराब कैसे बना सकते हैं? सुंदर चीज़ों की अहमियत इसलिए है क्योंकि उनके मुकाबले खराब दिखने वाली चीज़ें मौजूद हैं। अगर सभी सुंदर हो जाएं तो फिर सुंदरता का क्या मतलब रह जाएगा? अर्चना ध्यान से सुन रही थी। बोली, मैं ही ऐसी क्यों? वो देखो जहरीला फूल, उसे कोई नहीं छूता है, छूता भी है तो फिर अच्छे से हाथ धोना पड़ता है। उसकी गंध भी जहरीली है। सभी फूलों से अलग वो इंसान की जान लेने वाला फूल है। फिर भी देखो कैसी खिली हुई है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ को वही फूल सबसे अधिक पसंद है। बेटी, सुंदर और कुरूप हमारे मन का वहम है। खुद बताओ
जो सुंदर लड़की सबसे झगड़ा करती रहती है उसे कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं। हाँ, क्योंकि चरित्र और स्वभाव सुंदर होने चाहिए, ना कि चेहरा। एक दिन सभी को बूढ़ा होना है, फिर मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर हमेशा थोड़े ना रहेगा, हमेशा रहेगा तो सिर्फ हमारा अच्छा व्यवहार और अच्छी बातें। लेकिन माँ, प्रियंका बोल रही थी कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरी नाक तोते जैसी लंबी है। उसकी मासूमियत भरी सवाल सुनकर उसकी माँ हंस पड़ी, बोली, देखो तो मेरी नाक को तुमसे भी ज़्यादा लंबी है। फिर तुम्हारे पापा से शादी हुई कि नहीं? प्रियंका को कुछ पता नहीं, हमेशा कम नंबर लाती है परीक्षा में। अर्चना ने सब कुछ समझने वाले अंदाज में सही लाया। इस बात को करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन अर्चना की यादों में इस घटना का विशेष महत्व है। अपनी माँ की बहुत सी बातें उसे बाद में समझ में आई, जब वह दुनिया से परिचित हुई। सुंदरता के असली मायने इतनी आसानी से कहाँ समझ में आते हैं। बगीचे में ठीक उसी जगह फूलों को निहारते हुए अर्चना बैठी है। वो अच्छी तरह जानती थी उसका पति जरूर आएगा। तभी किसी ने उसे अजय के आने की सूचना दी। वो अपनी स्मृतियों से बाहर आई और संभल कर बैठ गई। वो तैयार थी। अजय बरामदे को पार कर घर के पिछवाड़े में बने बगीचे में पहुंचा। बगीचा काफ़ी बड़ा था। आम, अमरूद, नारियल, लीची आदि के बड़े बड़े पेड़ घना छाया किए हुए थे। मुलायम धूप घास से बगीचा हरा भरा था, जिन पर ढेर सारी फूलों की क्यारियां थी और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वहीं उसे अर्चना बैठी दिखी। ओहो महारानी, प्रकृति का आनंद उठा रही हैं, मेरे जीवन में कांटे बिछाकर यहाँ फूलों का मजा ले रही हैं। उसकी पीठ अजय की तरफ थी। उसने जानबूझकर मुड़ने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि अनजान बनकर बैठी रही। अजय ने दूर से ही कहा, क्या नए पति के लिए वरमाला बुना जा रहा है? जरा दिखाओ मुझे भी। आप यहाँ? उसने चौंकने का अभिनय किया, उठकर खड़ी हो गई। जी, आपके कारनामों ने आने को मजबूर कर दिया। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई आशिक भी है? अजय ने खुले शब्दों का प्रयोग ही उचित समझा। बता देती तो क्या होता? अर्चना ने उल्टा सवाल किया। शादी नहीं की होती और क्या होता? आपने कब शादी की? आपने तो शादी का खेल खेला। अर्चना नपे तुले शब्द बोल रही थी। मेरी छोड़ो, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने शादी की या नहीं। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। शादी से पहले अपने यार के बारे में क्यों नहीं बताया? जब कोई था ही नहीं तो क्या बताती? अर्चना ने धीरे से आवाज़ दिया। अजय के क्रोध को वो समझ रही थी। अच्छा, तो शादी के बाद गुल खिला रही थी? मेरी नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती हूँ। मैं भी किसकी इज्जत की बात कर रहा हूँ? पापा के बारे में कुछ मत कहिए, आपकी दोषी मैं हूँ। आपको मुझ पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बाप को मेरे घर जाकर हंगामा खड़ा करने का बड़ा शौक है ना? अब यहाँ तमाशा होगा और सबके सामने होगा। शादीशुदा होकर रास रचाती है और बाप दूसरी शादी कराने निकला है। वाह, क्या परिवार है तुम लोगों का। और ये साले बेशर्म रिश्तेदार भी गाते बजाते पहुंच गए हैं। ये नहीं कि लड़की को समझाए। लड़की को क्या समझाएं? अगर लड़की समझ जाए तो क्या आप उसको अपनाएंगे? अर्चना ने बात पकड़ ली। अजय हाँ बोलते बोलते लड़खड़ा गया। फिर कुछ देर बाद चुप रहकर बोला, ये एक बेकार बात बोल रही हो जो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारी शादी भी इतनी आसानी से मैं नहीं होने दूंगा। अर्चना की धड़कनें तेज हो गई। वो चुप ही रही। तुम्हारा बाप मेरे पैर पकड़कर नाक रगड़ेगा तब जाकर तलाक दूंगा। साला समझ के क्या रखा है? हमारी कोई इज्जत नहीं है? पापा को कुछ मत कहिए, मुझे गाली दीजिए। अर्चना थोड़ी भड़क गई। लेकिन मुझे गाली देने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लीजिए। शादी के पहले दिन से ही आप मुझसे दूर भागते रहे हैं। सीधे मुंह कभी बात तक नहीं की। फिर खुद ट्रांसफ़र कराकर दूसरे शहर चले गए। आज आधा साल गुजरने के बाद पत्नी को गैर के साथ देखकर उस पर हक जताने पहुंच गए, उसे बदनाम करने पहुंच गए। अपनी इज्जत की इतनी चिंता थी तो मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? तब इज्जत को इज्जत समझे नहीं। अब जब इज्जत लूट गई तो दूसरों को दोषी ठहराने पहुंच गए हैं। एक ही सांस में बोलकर अर्चना चुप हो गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अजय को घूरती रही। अजय की हवा संट हो गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो इन्हें धमकाने आया था। अर्चना ने उसे आईना दिखाकर उसकी बोलती बंद कर दी। और फिर इसे पता है कि अजय ने खुद अपना तबादला कराया था। लेकिन अजय भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था विपक्षी पर पूरी तरह हावी होने के लिए
कभी कभार अपनी गलती स्वीकार कर लेना घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गुलछर्रे उड़ाने लगो। कम से कम 2 परिवारों की इज्जत का ख्याल किया होता, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अर्चना उसकी बातों को अनसुना कर बोली, आप अपने मन की बात क्यों नहीं बताते? क्यों मुझसे दूर भागते हैं? वो क्यों नहीं बताते? बताइए कि मेरी शक्ल से आपको नफरत है। आम तौर पे शरीफ आदमी किसी को सीधे मुंह ये नहीं कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। ऐसी बातों से आदमी झेप जाता है। अजय भी चुप रहा। अर्चना बोली, मैं आपको कुछ बताती हूँ। इस जगह अभी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ मेरी बहुत सी यादें छुपी हुई हैं। एक बार बचपन से मैंने माँ से पूछा कि मैं बदसूरत क्यों हूँ, तो मेरी माँ ने कहा था कि सुंदरता देखने वाली आंखों में होती है, ना कि दिखाई देने वाली चीज़ों में। आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो आपके मन की बात नहीं समझ सकती? मैं जानती हूँ मैं कोई हूर परी नहीं हूँ। आपको खूबसूरत पत्नी चाहिए थी, वो मैं नहीं हूँ। फिर भी तो आशिक भरे पड़े हैं आपके। जख्म पर नमक रगड़ने जैसी वाली बात है। अजय ने टोका। वो तंज कसने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। सुन लीजिए, मेरा कोई आशिक नहीं है, ये झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि मैंने और विक्रम ने मिलकर आपको घर बुलाने के लिए झूठा नाटक किया। अर्चना ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। क्या? अजय को तुरंत में कुछ समझ नहीं आया। क्या बोल रही हो? विक्रम ने आपसे जो भी बोला वो झूठ है। ये बस एक प्लान था आपको घर बुलाने का, ताकि हम मिलकर एक अंतिम फैसला लें। तो ये सजावट क्यों हो रही है? इतने रिश्तेदार क्या करने के लिए जमा हैं? ये आपकी शादी में आए हैं। अर्चना ने अजय पर विस्फोट सा किया, लेकिन वह मुस्कुराती रही। अजय अचंभित था। कुछ बोल पाता उससे पहले ही अर्चना बोल पड़ी। अब चुपचाप सुनिए। आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, इसलिए मैं आपके साथ अब नहीं रहूँगी। लेकिन रिश्ता ख़त्म करने से पहले आज पत्नी होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। आपको सुंदरता से प्यार है ना? अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी शादी? मुझे उस विक्रम की खबर लेनी पड़ेगी। खड़े हो जाइए, अर्चना ने कहा। अजय चौंका। क्या मतलब? मतलब खड़े हो जाइए, मैं भी खड़ी होती हूँ। अजय खड़ा हो गया। अर्चना उसके सामने खड़ी थी। वह बोली, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इससे अच्छा तरीका मुझे और कुछ नहीं मिला। अब आपको पता तो चल गया है कि आप आए नहीं, बुलाए गए हैं। आप इस नाटक के सिर्फ किरदार हैं और मैं इस नाटक को रचने वाली। अब मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए। आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको जादू दिखाती हूँ। अजय को कुछ अटपटा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका दिमाग अंदर ही अंदर घोड़े दौड़ रहा था। वो सब कुछ स्वीकारात्मक सी मनोदशा में था। वो कुछ आपत्ति जताता उससे पहले ही अर्चना बोल पड़ी, आंख बंद कीजिए या फिर मुझे अपने हाथों से बंद करना होगा। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्चना का चेहरा उसके जहन के अंधेरे में चमक उठा। अब जब तक मैं ना बोलूं, अपनी आंखें बंद रखिए। अजय को बगीचे में बैठे चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ जैसे अर्चना उसके पीछे आ गई। पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। वो अपनी आंखें बंद किए रहा। आंखें खोलिए, आवाज़ दूसरी थी, सुरीली थी और चेहरा भी अलग था। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदर युवती उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी हल्की भूरी गहरी आंखें। उस नैसर्गिक सुंदरता की मालकिन उसे देख मुस्कुरा रही थी। चमत्कार! कहीं ये कोई अप्सरा तो नहीं? अजय ने मन ही मन सोचा। फिर अपने पीछे मुड़ कर देखा। अर्चना भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये मेरी सहेली राधिका है। बंगलौर में रहती थी, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। वो करीब आती हुए बोली। अजय और राधिका, वाह क्या जोड़ी बनेगी। क्या बकवास कर रही हो? अजय झेंप गया। क्यों, मैं पसंद नहीं आई? इस बार राधिका ने कहा। बचपन की मासूमियत अब प्रौढ़ हो गई थी। भोलेपन की जगह अब एक कशिश पैदा हो गई थी। गहरी चमकदार आंखों के साथ राधिका के चेहरे का आकर्षण आमंत्रित सा करता प्रतीत होता। स्वर्ग की अप्सरा भी जल उठे। ऐसी हसीन नहीं, मेरा मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं। आप आगे कुछ और कहें, उससे पहले मेरी सहेली के बारे में बता दूं। अर्चना बोली। राधिका का पिछले सप्ताह ही तलाक हो गया है। 3 साल में ही उसका पति ऊब गया। इसके पति को अब ये बदसूरत लगती है। आप ही बताइए, वो आदमी गधा है कि नहीं? मेरी तरह थोड़ी ना है राधिका की कोई बदसूरत कह दे। अब ये दूसरी शादी करना चाहती है। मैं चाहती हूँ आप इससे शादी कर लीजिए। अजय ने राधिका को गौर से देखा।
भला की खूबसूरत, फिर भी पति ने छोड़ दिया, वो भी बदसूरत कहकर। कमाल है, क्या गारंटी है कि 3 साल के बाद मुझे भी वो बदसूरत नहीं लगेगी। सचमुच खूबसूरती देखने वाले के मन में ही होती है। उसने फिर अर्चना को देखा, वो उसे बड़ी आत्मीय सी जान पड़ी। इतना बड़ा त्याग कर रही है, स्वर्ग की अप्सरा सी युवती से उसकी शादी कराने के लिए मेहनत कर रही है। क्या होगा अगर मैं राधिका से शादी कर लूं? क्या अर्चना खुश रहेगी? तू क्यों उसकी खुशी के बारे में सोच रहा है? तुझे सुंदर लड़की से शादी करनी थी, लो सुंदरतम हाजिर है, अब चुपचाप शादी करो। क्या हुआ, आपने कुछ जवाब नहीं दिया? अर्चना ने टोका। क्या कहूँ, लोग क्या बोलेंगे मुझसे दूसरी शादी करने पर? बाबूजी और माँ तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। लोगों की फिक्र आप क्यों करते हैं? माँ बाबूजी यहीं हैं, उन्हें मैं समझा लूँगी। माँ बाबूजी यहाँ? अजय को झटका सा लगा। हाँ, मैंने उन्हें बुला लिया था क्योंकि मेरा काम है आपको उनके साथ सुंदर बीबी के साथ भेजना। माँ जी आपको याद करते करते रोती रहती हैं। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता, उनके दुख का कारण भी मैं हूँ। मैं समझ गई, जब तक मैं आपके घर में रहूँगी आप नहीं आएंगे, इसलिए ये सब व्यवस्था की है। अजय आश्चर्य से अर्चना को देखता रह गया। हाँ, अब आप जल्द से जल्द मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर घर ले चलिए, राधिका ने शरारती अंदाज में कहा। अजय ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। वो अब किसी द्वंद्व में नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान में विश्वास था और उसकी आंखों में चमक थी, मानो किसी चमत्कारी शक्ति ने उसकी आत्मा को छू लिया हो, मानो उसके अस्तित्व के ज्वाला ने सत्य की लौ का स्पर्श कर लिया हो। वो राधिका को देखते हुए अर्चना से दृढ़ स्वर में बोला, चलो माँ बाबूजी के पास, आज मैं सुंदर बेबी को घर लेकर ही जाऊंगा। कुछ देर बाद अर्चना के घर से एक कार गाड़ी चली जो सीधे अजय के घर पर आकर रुकी, जिसमें से एक सुंदर युवती उतरी। यह अजय की खूबसूरत बीवी थी, मगर बीवी नई नहीं थी, चेहरा पुराना ही था। अब देखने वालों की आंखें मात्र उसका चेहरा नहीं देख रही थी, बल्कि उसके मुखमंडल की आभा से फूट रही प्रेम, पवित्रता और त्याग की रोशनी को भी देखने में सक्षम थी। माँ जी बड़ी खुश हैं, बेटे को मीठी उलाहनें देकर अपने भाग्य पर फूली नहीं समा रही हैं। लेकिन अजय के बाबूजी नाराज थे। घर पहुंचते ही एक लंबा चौड़ा भाषण चला, लेकिन अंत में सच्चाई समझने और स्वीकार करने के कारण माफ़ी मिली। अगले दिन अजय जाने को तैयार हुआ, इस बार अकेला नहीं बल्कि बीबी के साथ। अर्चना की हसरतें अब उफान मार रही हैं। वह फटाफट सारे सामान बांधकर जाने को तैयार हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि जल्द ही अजय को अपना तबादला फिर यहीं कराना होगा। नए जगह के अनुसार अर्चना ने बड़ी दक्षता के साथ खुद को ढाल लिया। अब मोहब्बत के साथ अजय और अर्चना की जिंदगी चल रही है। एक दिन अचानक ही अजय ने अर्चना से पूछा, क्या होता अगर मैं तुम्हारी सहेली राधिका से शादी कर लेता? तुम ठगी रह जाती, बस देखती रह जाती। अजय हंसने लगा। जी नहीं, वो नाटक मैंने रचा था, और नाटक का रचयिता नाटक का अंत पहले से जानता है। अर्चना आंखें मटकाती हुई बोली, क्या सचमुच राधिका के साथ इतना बुरा हुआ है? उसके पति ने उसको छोड़ दिया? इसे आप राज ही रहने दो, ये बस नाटक रचयिता के जानने की बात है। अगली बार उससे मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा। हाँ, कभी मिलो तो जरूर पूछ लेना। अर्चना हंस पड़ी। उसकी बात समझते ही अजय भी ठहाके लगा उठा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।